फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जीन बॉडिन, जिसको हिंदी में जीन बॉडिन बोलते हैं वैसे, लेकिन इंग्लिश में इसको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए बॉडिन बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोंदा बोलते हैं, जीन बोंदा। तो कम्युनिकेशंस के यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है जब भी हम वेस्टर्न फिलोसफर कुछ भी ऐसा पढ़ते हैं। तो जैसे अस्तु का आप देखते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशंस में डिफरेंस है। इंग्लिश में उसको अरिस्टोटल लिखते हैं और इंग्लिश में उसको अरिस्टोटल ही कम्युनिकेट करते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका अरिस्टोटल है, लेकिन हिंदी में उसको अरस्तु बोलते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे फिलोसफर हैं। कारण सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रेफर किया जाता है। स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन या पोर्चुगल, इस तरह की लैंग्वेज क्या होती है जिसके प्रोनाउंसिएशन आप हिंदी में या इंग्लिश में थोड़े से चेंज होते हैं, थोड़े से डिफरेंस होते हैं। तो इसलिए जीन बॉडिन है, जीन बॉडिन को इंग्लिश में जीन बॉडिन कहते हैं, लेकिन हिंदी में जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसको जीन बोंदा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आज हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी बायोग्राफी। तो बोंदा का जन्म 1530 में यानी कि 1530 में फ्रांस में एक नगर एंजर्स में हुआ था। तो ये जिस तरह के नाम है, नगर एंजर्स हो गया, या जिस तरीके से प्लेटो में आपने पढ़ा होगा स्पार्टा, एथेंस, ये उस समय के जो यूरोपीय कंट्री के कुछ छोटे छोटे नगर थे उसमें डिवाइड किए हुए थे। लेकिन आज बहुत कुछ मतलब चेंज हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे नगर क्या कंबाइंडली एक कम्युनिटी बन चुके हैं, एक यूनिटी बन चुके हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये देखने को मिलता है कि जब भी हम वेस्टर्न की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे एंजर्स, स्पार्टा, एथेंस, इस तरह के जो सिटी हैं, इस तरह के जो नगर हैं, उनके नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो उसने टोलियस यूनिवर्सिटी में वहाँ पे शिक्षण प्राप्त किया, यानी कि जो उसकी एजुकेशन थी वो टोलियस यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन को कंप्लीट किया अपनी, और कुछ समय तक यहीं पर न्याय शास्त्र की व्याख्याता के रूप में कार्य किया। यानी कि वो क्या था वहाँ पे, जो एक तरीके से न्याय शास्त्र का मतलब यानी कि जस्टिस की जो पार्ट होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने काम किया था वहाँ पे। जब उसकी टोलियोस यूनिवर्सिटी में ही उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो जुडिशरी होती है वहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक जस्ट लाइक एडवाइजरी के रूप में कुछ भी मतलब कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा कंसेप्ट जुडिशरी से रिलेटेड, जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है सिंपल लैंग्वेज में, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, उसको ख़त्म करते हुए प्रॉपर रूप से एक नॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में जो एक्सप्लेन किया जाता है, इस तरह का काम उसने वहाँ पे स्टार्टिंग में किया। उसके बाद उसने वकील का भी काम किया, यानी कि जो एडवोकेट होता है, लॉयर होता है, इस तरह के काम उन्होंने स्टार्टिंग में किया। उसने फ्रांस में पार्लियामेंट स्टेट्स जर्नल के सदस्य के रूप में कार्य किया। देखिए, फ्रांस में जो पार्लियामेंट है उसका नाम है स्टेट्स। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं वेरी शॉर्ट में कि जो फ्रांस की पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है, तो स्टेट्स नाम है। तो वहाँ पे जनरल के सदस्य, उनके मेंबर्स के रूप में वहाँ पे काम किया पार्लियामेंट में भी। यानी कि उसकी अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड इसका सामने आता है। एक तो टोलिस यूनिवर्सिटी से बहुत ही हायर एजुकेशन उन्होंने अपनी कंप्लीट की। उसके बाद जुडिशरी में ही काफ़ी हद तक उन्होंने अपना मतलब वर्क करते हुए टाइम स्पेंड किया। तो एजुकेशन तो उनके आसपास ही रही। फिर उसके बाद एडवोकेट के रूप में उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जनरल के सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉपर रूप से जब इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है एज एजुकेशंस के रूप में, और इंटेलिजेंसी भी काफ़ी हद तक इसकी देखी जा सकती है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस इसने अपनी लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड या पार्लियामेंट से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड अपनी लाइफ में कर लिया था। उसने राजनीति शास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म आदि का अध्ययन किया। देखिए, जितने भी फिलोसफर होते हैं वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को सर्च नहीं करते हैं। जैसे अगर जीन बॉडिन हम एज ए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन ये इसके अलावा इनका जो सर्च जो टॉपिक होता है वो अदर जो साइंसेस होती हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें भी बहुत हद तक देखने को मिलता है। उनमें भी वो लोग सर्च करते हैं, डेप्थ स्टडी करते हैं। जैसे इकोनॉमी में, एथिक्स में, और रिलीजन से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड को काफ़ी इस टाइप की जो स्टडी है वो देखने को मिलती है। क्योंकि दार्शनिक क्या होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, प्रॉपर रूप से एक पर्टिकुलर एरिया
तक ही वो अपने आप को सीमित नहीं रखते, उनकी लिमिटेशन जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। कोई लिमिट नहीं होती है स्टडी करने की, रिसर्च करने की कोई लिमिट नहीं होती है। वो किसी भी आधार पर मतलब उन्हें कोई सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके आधार पर वो सर्च करते चले जाते हैं और वहाँ पे कंक्लूजन्स भी निकालते हैं, अपने खुद के ओपिनियन भी वहाँ पे डालते हैं, क्योंकि वो उस समय पे जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो वो मतलब एनालाइज कर रहे होते हैं, तो वो अपनी जो भी राइटिंग्स लिखते हैं उससे रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ उन सब एनालाइज की हुई चीज़ों को वो उनमें इंक्लूड करते हैं। उसने अपने अध्ययन में सैद्धांतिक विधियों का उपयोग किया, यानी कि उसने किसने, जीन बॉडिन ने, जिसको जीन बोंदा भी बोलते हैं, उन्होंने प्रॉपर रूप से जितनी भी उन्होंने स्टडी की, उन्होंने रियलिस्टिक जो थ्योरी है, जो मेथड है, उनका वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ किया। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो फैक्ट के आधार पर होता है, जो चीज़ें उसने ऑब्जर्व की हैं, जो चीज़ें अपने आँखों से उसने देखी हैं उस सिस्टम में, उस स्टेट में, जहाँ जहाँ वो गया, जहाँ जहाँ उसने अलग अलग मतलब धर्मों की या अलग अलग जो इतिहास, हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है, उसका पूरा सिस्टम को जो उसने स्टडी किया, प्रॉपर रूप से रियलिस्टिक बेस पर किया। इसीलिए वो रियलिस्टिक जो बिहेवियर उसको फॉलो करता है, और उसकी हर एक स्टडी में जब भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर रियलिस्टिक जो मेथड है, जो थ्योरीज़ है, वो हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे जीन बोदिन ने अपने हर एक स्टडी में, हर एक रिसर्च में उन्होंने रियलिस्टिक को ही सबसे ज़्यादा फॉलो किया है, उसे ही सबसे ज़्यादा ओब्लाइज किया है। और इसीलिए वो मतलब जितने भी फिलोसफर हैं, अगर हम प्लेटो को एक साइड कर देते हैं, देखिए प्लेटो की बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो प्रॉपर रूप से सही नहीं होती है, यानी कि उसने रियलिस्टिक को बिल्कुल रिप्लेस करके एक इमेजिनेशन के बेस पर एक स्टेट को एस्टेब्लिश किया। मतलब उसने एक स्वप्न ऐसा देखा कि वो एक्चुअल में अगर उसको मतलब हम सोचते भी हैं तो लाइक ए हेवन, एक ऐसा स्टेट जो स्वर्ग में होता है, एक स्वर्ग वाला स्टेट, जो प्रॉपर आपकी अर्थ पर इसकी पॉसिबिलिटी 0.01% भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, जहाँ पे दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, वहाँ पे हैप्पीनेस है, लोग अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरह का एक तरफा स्टेट सही नहीं होता है, और ये बहुत ही कम पॉसिबिलिटी में होता है, मतलब ना के बराबर। यूएसए एक डेवलप कंट्री है, वहाँ के स्टेट, वहाँ के अगर छोटे छोटे नगर भी देखेंगे, वहाँ पर भी इस तरह का जो स्टेट है वो भी नहीं मिलेगा आपको। और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे नॉर्वे या स्वीडन है, जो लाइक ए हेवन की तरह ही यूज़ की जाते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी जिस तरीके से प्लेटो ने अपने आइडियली जो स्टेट है उसके बारे में स्टडी किया था, उसके बारे में बताया था। लेकिन जितने भी इसके बाद के फिलोसफर हैं, उन्होंने रियलिस्टिक जो थ्योरी है उसको एक्सेप्ट किया, उसको फॉलो किया, और तो प्रॉपर रूप से वो अपने हर एक स्टडी मटेरियल में जो भी मेथड यूज़ करते थे, वो रियलिस्टिक मेथड यूज़ करते थे, यानी कि सिद्धांतों पे आधारित, जिनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, जो सच होते हैं, तो उनके आधार पर स्टडी किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे बुक्स ऑफ जीन बॉडिन। देखिए यूँ तो जो फिलोसफर होते हैं वो पता नहीं कितनी सैकड़ों बुक अपनी पब्लिश कराते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बुक्स ऐसी होती है जो हमें याद रखनी चाहिए। जैसे इसमें हम जीन बॉडिन की बुक्स की बात करते हैं, 6 लीवर डिलेर रिपब्लिक। तो देखिए डी ला रिपब्लिक, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशंस होता है स्पेनिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब इसके प्रोनाउंसिएशन करने में होती है, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज को सुनो यहाँ पे प्रॉपर रूप से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इनके बुक ऑफ जीन बॉडिन यहाँ पे देखेंगे तो 6 लीवर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस बुक। यूँ तो सैकड़ों बुक लिखते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे फेमस बुक होते हैं जो हम मतलब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, या कोई भी ऐसा फिलोसफर या कोई भी ऐसा रिसर्च जो करते हैं बच्चे, जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, वो लोग इसको पढ़ते हैं। तो कुछ ही बुक्स होते हैं, जिनमें से एक बुक ये भी है, 6 लीवर डी रिपब्लिका। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोवर्जिनिटी। देखिए हर एक फिलोसफर की यहाँ पे एक अलग से स्पेशलिटी बताऊँ, यहाँ पे हर एक फिलोसफर की अपनी एक थ्योरी होती है, जिसके बेस पर वो अपने खुद की ओपिनियन बताता है। जैसे प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ये छोटी छोटी थ्योरी प्लेटो ने भी की थी, अरस्तु की भी है, ठीक है। और जीन बॉडिन जैसे हॉब्स, लोकरूको के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती हैं, तो वो एक मेन होती है उनके लिए, उनका एक स्टडी पॉइंट है जिसके आधार पर हम उन्हें जानते हैं। इसी तरीके से जीन बॉडिन की सोवर्जिनिटी को लेकर भी एक स्टडी है, जिसके बारे में वो बताता है, अपने ओपिनियन बताता है, जिसमें यहाँ पे बताता है कि बॉडिन के विचारों के अनुसार संप्रभुता हर राज्य के लिए आवश्यक वो बताता है। और बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोवर्जिनिटी के बिना आप किसी भी स्टेट को
मतलब वहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता है। बॉर्डिन के शब्दों में उन्होंने फिर से मतलब अपनी संप्रभुता को लेकर के यहाँ पे विचार दिए हैं कि संप्रभुता का सबसे बड़ा विशेषाधिकार तो उस बात में है कि यह न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि समस्त जनता के लिए कानून प्रदान करती है। तो प्रॉपर रूप से अगर आपको अपने स्टेट को हर तरीके से प्रोटेक्ट करना है और आप चाहते हैं कि हमारे स्टेट में जितने भी सिटीजन हैं वो चाहते हैं कि हमारे स्टेट में या कोई भी गवर्नमेंट वो चाहती है कि अगर हमारे स्टेट में कोई अदर स्टेट इंटरफेयर ना करे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या किसी भी अनदर टॉपिक को लेकर, तो सबसे ज़रूरी होता है वहाँ पे सोवर्जिनिटी का होना। अगर सोवर्जिनिटी नहीं है तो यूएसए, रशिया, चाइना इस तरह के जो भी कंट्रीज़ होते हैं वो इंटरफेयर करने में मतलब पीछे नहीं हटेंगे। अभी भी आप देख सकते हो सोवर्जिनिटी होने के बावजूद भी चाइना से इस तरीके से मतलब बहुत ही डम हरकत करता रहता है। वो अपने मैप में मतलब इंडिया के बहुत सारे हिस्सों को मतलब प्रेजेंट करता है कि ये भी हमारा हिस्सा है। तो इस तरह की चीज़ें वो तब करता है जब हमारे पास सोवर्जिनिटी जैसे पावरफुल पॉइंट है, एक सबसे ज़बरदस्त पावर है। अगर आप यहाँ पे इमेजिन करके देखो, अगर ये सब ना होगी तो प्रॉपर रूप से चाइना मतलब रशिया को तो हम बहुत पीछे कर सकते हैं, लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा यहाँ पे अक्वायर कर सकता है। तो इसलिए हम इसको प्रोटेक्ट करने की जो हमारी जो पॉइंट है वो सोवर्जिनिटी है, और सोवर्जिनिटी स्पेशली वो इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर ऑफ सोवर्जिनिटी, किस जो फीचर्स हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं सोवर्जिनिटी की। तो संप्रभुता एक सर्वोशक्ति के रूप में काम करती है। सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर जो कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो स्टेबल रहती है। संप्रभुता एक स्थायी शक्ति है, परपेचुअल पावर है, वो कभी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग या किसी भी मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो वो चेंज नहीं होती है, ना ही वो बदलती है। संप्रभुता वैधानिक होती है, यानी कि वो एक लीगल लॉज को वहाँ पे मेंशन करती है और प्रॉपर रूप से लीगल होती है, इलीगल नहीं होती है। फिर बात करते हैं लिमिटेशन, इसकी क्या लिमिट है। तो प्राकृतिक विधि जो नेचुरल लॉ है उनके आधार पर इसकी लिमिटेशन बना दी गई है। संवैधानिक कानून, कॉन्स्टिट्यूशंस लॉ, राष्ट्रों के कानून, नागरिकों संपत्ति का अधिकार, तो प्रॉपर रूप से ये सारे लिमिटेशन सोवर्जिनिटी की है। अब इस लिमिटेशंस में जितने भी जैसे नेचुरल लॉ है तो ये हम अपनी जो भी जूम मीटिंग होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।